जी नमस्कार मित्रों। तो कल 30 नवंबर रविवार को ईपीएफओ का पेपर हुआ था। तो मुद्दा है इस पेपर के जनरल ऑब्जर्वेशंस। दूसरा, इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम के जो प्रश्न पूछे गए उसको हम सॉल्व करेंगे। और तीसरा, उस हिसाब से अगली एग्जाम जब आए तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, टाइम स्टैम्प के हिसाब से आप देख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल ऑब्जर्वेशन देखते हैं। कुछ तो यादगार सवाल जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, डराने के लिए नहीं, सिर्फ अवलोकन के लिए कि आजकल ऐसा भी पूछ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करें मैथ्स की तो सीधा सीधा पूछना चाहिए, उसकी जगह असर्शन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन पूछा। वीडियो पॉज करके देख लेना। 4 3 2 1। नेक्स्ट, पर्सन ही न्यूज़ में किसी को अवार्ड मिला, सम्मान हुआ, ऐसे तो प्रश्न पूछे। ऐसे भी प्रश्न पूछे कि अच्छा, ये एक पीएम का फ़ोन कॉल लीक हो गया था और उसने रिज़ाइन किया, वो कौन से देश का था। 4 3 2 1। तो ऐसे पीपल इन नेगेटिव न्यूज़ भी पूछे गए, जो थोड़ा मुझे यूनिक लगा। तीसरा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो 2025 का पेपर हुआ था, आप याद करें। उसमें क्रोनोलॉजी के बहुत सवाल थे, काल क्रमानुसार आप उसे अरेंज करें। वही फितूर इनको भी चढ़ गया। इधर हिस्ट्री के 2 सवाल और भी ऐसे पूछे थे। 4 3 2 1। चौथा, कंप्यूटर के नाम पे हम जो रटा रटाया पढ़ के जाते हैं, सीपीयू एएलयू वगैरह, उसके अबव एंड बियॉन्ड नई नई चीज़ें पूछी हैं। जैसे एसएसडी मतलब नॉर्मल हार्ड डिस्क से जो फास्ट होता है, ऐसा सॉलिड स्टेट ड्राइव का ये प्रश्न पूछा। 4 3 2 1। तो अगर आप ये सोचते हैं कि जैसा स्टेट सर्विस के अंदर ग्रुप सी ग्रुप डी के आसान से सवाल होते हैं कंप्यूटर का, ऐसा नहीं, थोड़ा ऊपर का पूछ रहे हैं। पॉलिटी में हम आए तो बियॉन्ड लक्ष्मीकांत भी की ये जो ईवीएम मशीन है वो कौन सी सरकारी कंपनियां बनाती हैं, ये सब पूछा। 4 3 2 1। कोर्ट रूम का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चलो सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह कम रट के जाएं, कि यहाँ पर डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना आ सकता है कि नहीं। 4 3 2 1। ये सब पूछा। चल, कुल मिलाकर जो 120 सवाल थे। कुछ तो चीज़ें जो हर साल होती है उसी ट्रेंड के हिसाब से चला। जैसे मैथ्स और इंग्लिश और रीजनिंग जो पूछते हैं, वो एक भारी मात्रा में, उसके करीब 35 सवाल थे। दूसरे नंबर पर ये जो लेबर लॉज और कॉमर्स, उसके करीब 25 सवाल थे। तीसरे नंबर पर नॉर्मल इकोनॉमी जनरल स्टडीज़ वाली, उसके करीब 22 सवाल। ये बात हुई। फिर इकोनॉमी को तो खैर मैं वैसे भी पूरी आंसर की इसी वीडियो में बना रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट की पहले बात कर लेता हूँ। पॉलिटी के 9 सवाल थे। उसमें लक्ष्मीकांत से भी फैक्चुअल सवाल पूछे और बियॉन्ड लक्ष्मीकांत भी सवाल पूछे गए, जैसे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, अलग अलग नेशनल इंटरनेशनल बॉडीज़ ह्यूमन राइट्स के साथ जुड़ी वगैरह। साइंस के 10 एक सवाल थे। हालांकि उसमें जो नॉर्मल क्लास 11-12 लेवल का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है, वो इस बार मुझे थोड़ा कम दिखा। आगे बात करें, हिस्ट्री 9 सवाल थे। पिछले सालों के मुकाबले मुझे थोड़ा टफ दिखा और क्रोनोलॉजी के थोड़े परेशान करने वाले सवाल भी उसमें दिखे। लास्टली कंप्यूटर के करीब 10 सवाल। उसमें ये सब लेटेस्ट एसएसडी का जनरल नॉलेज, चैट जीपीटी क्या है, ऐसे प्रश्न आए थे। क्या, लेकिन डरने का कुछ है नहीं। सब लोग तैयारी करके गए थे, हम थोड़ा और तैयारी करके जाएं, सिलेक्शन तो है ही। अब आप याद करें, एग्ज़ाम से कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, ईपीएफओ में रिवीजन प्रायोरिटी, कि कौन सा इकोनॉमी में पहले पढ़ना है और बाकी सब्जेक्ट में पहले पढ़ना है। तो जो ब्रेकअप है उसी पैरेलल रेंज में ही चला, हालांकि कुछ जगह थोड़ा ऊपर नीचे हुआ। कि जैसे इकोनॉमी का पिलर 1B1 है, बैंक एनबीएफसी क्लासिफिकेशन, मुझे नहीं लगा कि वो पूछेंगे, लेकिन उन्होंने एक सवाल पूछा, हालांकि आसानी था। हिस्ट्री मैंने सोचा था उससे ज़्यादा जटिल निकला। पॉलिटी के सवाल पिछले वर्षों के मुकाबले मुझे थोड़े जटिल लगे, क्योंकि पिछले वर्षों में एबीसीडी सीधा ही पूछते थे, फैक्चुअल भी एबीसीडी सीधा पूछते थे। इधर तो 4 पार्ट्स दिए, मैच द फॉलोइंग, क्रोनोलॉजी लंबी लंबी पूछी है, और ये सब जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के सवाल। बाकी चीज़ें जो भी ठीक ठाक ट्रेंड के हिसाब से मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह चलता है, वो चलता है। तो मैंने आपको जनरल ऑब्जर्वेशन पेपर के दिए। आगे बढ़ते हैं, तो अभी इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम में क्या सीन रहा, और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, इकोनॉमी हम पढ़ते हैं 6 पिलर में। तो उम्मीद के मुताबिक जो पहला पिलर था, उसमें से सबसे ज़्यादा सवाल हमें दिखते हैं 11। और उसमें भी जो पिलर 1D था, मतलब ईपीएफओ, ईएसआईसी, मुद्रा योजना, ये सब जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की दूसरी योजना है, उसमें सबसे ज़्यादा सवाल थे। दूसरा पिलर बजट टैक्सेशन, उसमें से 2 सवाल थे। एक जीएसटी काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर मेंबर हैं कि नहीं, और दूसरा नीति आयोग का एक फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट का प्रश्न। तीसरा जो पिलर था इंटरनेशनल ट्रेड, उसमें करेंसी स्वैप का एक जनरल नॉलेज टाइप सवाल पूछा। फिर चौथा पिलर जो है एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर तो खैर कुछ पूछा नहीं। मैन्युफैक्चरिंग, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब के अंदर पीआईबी टाइप के सवाल काफ़ी सारे थे। कुल मिलाकर 6 सवाल थे। 2 जीडीपी और इन्फ्लेशन के नॉर्मल थियरी वाले सवाल थे।
पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर एज एक्सपेक्टेड, इसमें से कुछ भी नहीं पूछा गया। पिलर 6 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसमें से 2 सवाल आए और वो ऐसी सरकारी योजनाओं के बारे में थे जो उतनी मशहूर नहीं है, पीआईबी टाइप का सब समझो। अब ये कुल मिलाकर इकोनॉमी में जीएस टाइप का जो इकोनॉमी पूछते हैं, उसके 22 सवाल में से 12 सवाल तो करंट अफेयर्स या पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट से छोटा-छोटा सब जनरल नॉलेज उठाए हुए ऐसे थे और 10 सवाल थियरी के थे, हालाँकि वो एनसीईआरटी से सॉल्व हो सके ऐसी थियरी नहीं थी, थोड़ी अलग जात की थी। अब समझिए ईपीएफओ में जो इकोनॉमी आता है वो असल में 3 प्रकार का है। एक तो नॉर्मल इकोनॉमी जीएस वाली, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो 22 सवाल थे, 8 ईज़ी थे, मीडियम भी 8 थे, टफ 6 थे। वो कौन से आगे स्लाइड में हम देखेंगे। जो ये सवाल थे उसमें से 12 ऐसे हैं जो अपनी ये जो इकोनॉमी की नोट्स हैं, हैंडआउट्स हैं, उसमें से मैनेजेबल हैं। बाकी 10 सवाल ऐसे हैं जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, न्यूज़, रैंडम वेबसाइट वगैरह से पूछे हैं। हाँ, तो मैं आपको बता दें कि ईपीएफओ के नाम पे इकोनॉमी एक तो नॉर्मल जीएस वाली जो आती है उसके 22 सवाल जो अभी हम सॉल्व करेंगे। उसके अलावा कॉमर्स, बीकॉम टाइप का जो पूछते हैं और लेबर लॉज़, ये 2 चीज़ भी पूछ रहे हैं। उसको हालाँकि मैं इस वीडियो में सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि वो मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो मैं कुछ वीडियो भी बना वो कैसा होगा, चैट जीपीटी को पूछ के आंसर की बनाई हो, तो वो मैं आपको ऐसा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। मैं केवल इकोनॉमी जीएस जो मैं पढ़ता हूँ आपको भी इसमें थोड़ा उसका पढ़ाऊँगा, वो हम देख रहे हैं। हालाँकि जो पूरे 120 सवाल थे, उसकी पूरी आंसर की अनअकैडमी में कंटेंट का काम देखते हैं भाई अजीत सातपति, तो वो बाकी सारे सब्जेक्ट और सब मिला के उसे बना ही रहे हैं। आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा वो unacademy.com/content/upsc/cpf। उस पे आपको सारे एमसीक्यू की प्रॉपर आंसर की और उसको भी कंबाइन करके पिछले 5-6 साल की टॉपिक वाइज पीडीएफ भी हम लोग निकालेंगे, तो आप बुकमार्क करके रखना। अब इकोनॉमी के जो सवाल पूछे गए उसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब जो सवाल मैं सॉल्व करूँगा तो सीधा एबीसीडी ये सवाल, एबीसीडी ये सवाल ऐसा नहीं, मैं पहले आपको थोड़ा उस टॉपिक का कंसेप्ट या बैकग्राउंड सिखाऊँगा, उसके बाद हम एमसीक्यू देखेंगे, फिर उसका आंसर देखेंगे। क्योंकि अब समझो जो पेपर होना था हो गया। अब ये जो वीडियो बन रहा है कि 2-3 साल बाद फिर से ये परीक्षा है और कोई भविष्य में इसे देखने आ रहा है तो उसको कुछ सर पैर तो मिलने चाहिए ना। तो आपके लिए कल एग्ज़ाम दिया तो आज सिर्फ आंसर की जानना ज़रूरी है, लेकिन 2 साल बाद जो देखना है उसके लिए जानना कि भाई मुद्दा क्या था। तो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा और उसके बाद हम सवाल सॉल्व करेंगे। अब आप याद करें इकोनॉमी का पहला पिलर मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस। उसमें जैसा कि मैंने प्रिडिक्ट किया था पिलर 1A1 यूपीआई बिटकॉइन से कुछ नहीं पूछा उन्होंने। दूसरा पिलर सीआरआर, रेपो वगैरह से एक आध सवाल आया ऐसी मेरी उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा। तीसरा जो था बैंकिंग, फाइनेंस, एनबीएफसी का क्लासिफिकेशन, मुझे लगा नहीं पूछेंगे लेकिन एक सवाल आया, हालांकि आसानी था, अभी देख लेते हैं। सबसे पहले वीडियो पॉज करके आप ये क्लासिफिकेशन देखो 4, 3, 2, 1। अब इधर आप देखिए जो नॉन बैंक्स की साइड में ये जो आई5 हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नाबार्ड, एक्जिम, सिडबी वगैरह, उसमें एक लेटेस्ट बना था नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये कब बना था? 2021 में। हर साल मैं पढ़ा रहा हूँ फ्री अपडेट्स में भी, पेड कोर्सेज में भी। तो ये लेटेस्ट चीज़ बनी थी 2021 में। अब इन्होंने प्रश्न क्रोनोलॉजी का पूछा। वीडियो पॉज करके देखिए 4, 3, 2, 1। ये क्या पूछ रहा है कि 1950 से 60s के ज़माने में इसमें से कौन सी संस्था बनी? तो एनएबी एफआईडी तो बनी नहीं है, तो 2021 के आसपास बनी, ये गलत है। दूसरा, जो 2-3 साल से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि भाई ये आईसीआईसीआई ये करीब 50s के ज़माने में बनी थी। मतलब बैंक नहीं, जो ओरिजिनल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट था। तो उस हिसाब से सेकंड तो करेक्ट होना, तो समझो 4 रॉन्ग है तो बी चला गया, डी चला गया और सेकंड करेक्ट है। बराबर उस हिसाब से आईएफसीआई, आईडीबीआई ये भी पुरानी संस्था है। तो फिर फाइनल जवाब ये होता है कि 1, 2 एंड 3 ऐसी संस्थाएं जो 50s और 60s के ज़माने में बनी थी। ये सब कुछ ऑफकोर्स अकाउंटेबिलिटी के लिए बोल रहा हूँ कि मेरे इकोनॉमी नोट्स में भी था। लोग जो कुछ शिकायत करते हैं कि भाई इसका सब मटेरियल बहुत लेंदी होता है और फालतू का बहुत जनरल नॉलेज क्रोनोलॉजी दे के रखी है। मेरा आप सबको कहना है 1000 वैकेंसी आईएएस में होती है, 3 साल आप दे दो, 3000 वैकेंसी के लिए आप कम्पीट कर रहे हो। उसके बाद तो ये सारी बाकी परीक्षाएँ देंगे तो कुछ तो आपको जो चीज़ खरीदी है वो फ़ायदे में आनी चाहिए। इसलिए मैंने वो सब चीज़ें दी हैं। आगे बढ़ते हैं। तो बैंकिंग का ये एक सवाल था। पिलर 1C शेयर मार्केट, जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था इसमें से कोई सवाल नहीं आया। पिलर 1D जो बात करें इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसमें से भर-भर के सवाल थे। सबसे पहले इंश्योरेंस के 2 सिद्धांत पूछे, समझते हैं। मान लीजिए आपका पेट्रोल पंप पे आपने फायर इंश्योरेंस लिया कि आप इंश्योरेंस कंपनी को दे दो 5,000 रुपये
इधर आग लगी तो 5 करोड़ रुपए आप मुझे देना। अब यहाँ पर समझिए पेट्रोल पंप ओनर की भी एक जिम्मेदारी होती है कि वहाँ वो किसी को सिगरेट ना पीने दे, वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर के वो सब सिलेंडर लगा के रखे। तो एहतियात यानी प्रिकॉशन तो उसे भी लेना होगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो इसे आप क्या कहते हैं इंश्योरेंस के अंदर? प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। बस तो ये सिद्धांत पूछा, वीडियो पॉज करके देखिए। 4 3 2 1। नेक्स्ट, मान लीजिए पेट्रोल पंप का हमने इंश्योरेंस लिया है 5 करोड़ का, और किसी दिन भगवान नहीं करे आग लग गई, लेकिन उसमें केवल 2 करोड़ का अपना माल सामान डैमेज हुआ है। तो इंश्योरेंस कंपनी केवल आपको 2 करोड़ देगी, 5 करोड़ नहीं देगी। अप टू रियल लॉस ओनली आपको मिलेगा। तो इसे हम क्या कहें? इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, कि जितना नुकसान हुआ है उतनी रकम आपको मिले। तो फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस में तो ये होता है। लाइफ इंश्योरेंस में ये सिद्धांत नहीं है, क्योंकि आप समझो लाइफ इंश्योरेंस आपने लिया कि मैं मर जाऊं तो फैमिली को 5 करोड़ मिले, तो 5 करोड़ ही मिलेगा। ऐसा थोड़ी मैं आधा मर गया आधा कोमा में हूं तो आधा पैसा, ऐसा तो हो नहीं सकता। खैर वीडियो पॉज करके आप देखिए, आपको गलत स्टेटमेंट फाइंड करना था। 4 3 2 1। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इंश्योरेंस के प्रिंसिपल वैसे मैंने ये नोट्स में दिए थे, लेकिन ये मिटिगेशन वाली चीज़ ये नहीं दी थी, मैं इसको अपडेट करूंगा। इंडेमनिटी जो है वो एलिमिनेशन थोड़ा खींचो तो आप कर सकते हैं, बट स्टिल मैं उसकी पूरी क्रेडिट क्लेम नहीं कर रहा। आगे बढ़ते हैं। अब जो 3-4 सवाल हैं वो ईएसआईसी और ईपीएफओ के हैं। आप लोगों ने जो कल परीक्षा दी आपको तो सब पता है, लेकिन जो 2-3 साल बाद ये वीडियो देखे तो मुझे उसे पहले बताना पड़े कि ईपीएफओ ईएसआईसी क्या हम क्या करते हैं, तो मैं थोड़ा वो पहले थियरी उसको समझाता हूँ। हाँ तो मित्रों समझिए, आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी का कुछ पैसा कटेगा, आपके मालिक ने अपने पॉकेट से कुछ पैसा देना है, और ये जाता है एक संस्था में, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ईएसआईसी। इसमें से मजदूर को हेल्थ इंश्योरेंस, बेरोजगार हो गया, फैक्ट्री बंद हो गई तो बेरोजगारी भत्ता अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस मिलेगा। बीमारी के दौरान वो फैक्ट्री नहीं जा पाया, सिकनेस अलाउंस। प्रेग्नेंट वीमेन है, नौकरी पे नहीं जा पाई, मैटरनिटी का बेनिफिट। वो फैक्ट्री में कोई मशीन गिरा, इंजर हो गया, डिसेबिलिटी पेंशन मिले, ये सब उसमें बातें होती हैं। अब आपको पूछा क्या नहीं मिलता, वो वीडियो पॉज करके देखें। 4 3 2 1। हाँ तो सिकनेस तो मिलता है, मैटरनिटी मिलता है, भी डिसेबल तो क्या नहीं मिलता? हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलता। हमको रॉन्ग पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल, ये जो ईएसआईसी है उसमें मैंने आपको बताया पैसा कटेगा तो कितना कटेगा? आपकी सैलरी का 0.75% मालिक ने अपने पॉकेट से 325 देना है। तो अगर मान लो 20,000 आपकी सैलरी है तो उसका 0.75 कितना होगा? 75 का दुगना क्या होगा? 150। तो उस हिसाब से अब गिनो, मतलब 150 के आसपास आएगा। वो मल्टीप्लीकेशन और स्पीड मैच की बात है। हाँ तो बस यही पूछा कितना कटेगा पैसा। 4 3 2 1। सो दिस इज डन। आगे बढ़ते हैं। ये जो ईएसआईसी में मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कैंप लगाना होता है, तो ऐसी एक स्प्री नाम का रजिस्ट्रेशन इनिशिएटिव लिया गया जून महीने में। तो जून महीने में ये चीज़ हुई 2025 में, और 30 नवंबर को ईपीएफओ की एग्जाम में ये पूछा गया, यानी कि 1 साल का करंट अफेयर्स इन्होंने पूछा। वीडियो पॉज करके देखिए। 4 3 2 1। हाँ तो ये स्प्री इनिशिएटिव के दोनों वाक्य सही है, और ये 1 साल पुराना करंट अफेयर्स है। ये हालांकि मेरे रडार में नहीं आया था क्योंकि इतनी फेमस स्कीम नहीं थी, और जब मुझे दिखा तो कि आईएएस में इतना कौन पूछेगा, बट यस दे आज तो मैं ध्यान रखूंगा। खैर, हर महीने के मंथली इकोनॉमिक करंट अफेयर्स की मैं सीरीज पिछले कुछ महीनों से चला रहा हूँ। तो नवंबर के करंट अफेयर्स दिसंबर महीने में शनिवार को मैं पढ़ाने वाला हूँ रात 9 बजे अनअकैडमी फ्लिप प्लेटफॉर्म पे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको आप लाइव जुड़ सकते हैं। पीएफओ में यूजुअली जो सिलेक्ट होना है वो सब इधर पहले से लिखा है। वो ऐसा कि आईएएस की प्रीलिम्स में 2-3 बार जो दे के फेल हो चुके हैं, इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे, मेन स्टेज तक पहुंचे, उसी में से ज़्यादातर लोग सिलेक्ट होने हैं। तो बाकी जो हैं उनको कोई दिल छोटा नहीं करना है, पर आप समझो कि यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट लेवल ऑफ कंपटीशन। तो इस हिसाब से आप तैयारी करें। जहाँ तक अनअकैडमी के कोर्सेज़ की बात है, तो ईपीएफओ क्योंकि हर साल तो होता नहीं, तो लाइव क्लासेस वगैरह हमारा वो कम रहता है, पर यूपीएससी के हमारे कोर्सेज वो सब चल रहे हैं। यूपीएससी के अंदर देखिए, जैसे लोकेश कनगराज की लोकी वर्स है कि अलग अलग हीरो की सारी फिल्में एक सूत्र में बन जाती हैं, उसी तरह हमारा प्रीलिम्स का पावर हाउस बैच, जिसमें जीएस और सीसेट के अलग अलग टॉप टीचर्स के कोर्सेज केवल 9,999 में आपको एक ही जगह पर मिल जाते हैं। लाइव क्लासेस की मैं बात कर रहा हूँ। इस 17 नवंबर से ज्योग्राफी शुरू किया सुदर्शन सर ने, 8 दिसंबर से प्रतीक सर शुरू करेंगे हिस्ट्री, 25 दिसंबर क्रिसमस से मैं शुरू करूंगा इकोनॉमी। इसके अलावा सीसेट की भी इस सीज़न के आखिरी बैच 1 दिसंबर से
मधुकर सर जो लॉन्च करने वाले हैं। तो सब कुछ आप जब कंबाइन करें, सारी लाइव क्लासेस, नोट्स, मटेरियल सब कुछ केवल 9999 के अंदर। हालांकि मैं ये कहना चाहूँगा कि गलत एक्सपेक्टेशन से आप ज्वाइन ना करें। ये किसके वास्ते है आप समझो, ये दिसंबर आ गया, मई महीने में आईएएस की प्रीलिम है, तो जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ के बैठे हैं और उसको फिर आगे और थोड़ा समझ के रिवाइज करने की ये सब की ज़रूरत है, उसके वास्ते ये पावर हाउस बैच है। अगर आपको ज़ीरो से तैयारी करनी और आप ये सोच रहे हैं कि नहीं ये 5-6 महीने में हो जाएगा क्लियर, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। गलत एक्सपेक्टेशन आप ना रखें, दिल भी छोटा ना करें, पर आप प्रैक्टिकल टारगेट रखो कि मैं उस केस में 2027 की तैयारी करूँ। तो 2027 की प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी हमारे कोर्सेज हैं, आगाज बैच, 18 महीने की कंटिन्यूस तैयारी इंक्लूडिंग मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन, सब कुछ फॉर 25,499। यार वापस आते हैं तो हम लोग पिलर 1 में ईपीएफओ के सवाल सॉल्व कर रहे थे। पिलर 1D इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन में ईएसआईसी के 2 सवाल सॉल्व किए। अभी ईपीएफओ के कुछ 3-4 सवाल हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले जिनको नहीं पता ईपीएफओ में बता दूं, उसमें भी ऐसा ही है कि मजदूर की सैलरी से कुछ पैसा कटे, मालिक अपने पॉकेट से कुछ ऐड करे और वो सारा पैसा जाएगा ईपीएफओ में। ईपीएफओ इन पैसों को शेयर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा और फिर वहाँ से उस मजदूर को पेंशन मिले, पहली बात, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस मिले, दूसरी बात, और प्रोविडेंट फंड मतलब वो लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट जैसा है, वो तीसरी चीज़ मिले। अब यहाँ से पूछा कि क्या नहीं मिले, 4, 3, 2, 1। हाँ, तो इसमें से कौन सी योजना नहीं है? प्रोविडेंट फंड तो है, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस भी है, पेंशन भी है। तो फैमिली पेंशन ये वाली चीज़ नहीं है, ये पहले थी लेकिन फिर बंद कर दी थी। यार ये सब भी बेसिक जनरल नॉलेज हैंडआउट में दिया था। फिर एक सवाल पूछा कि देखो ईपीएफओ फैक्ट्री में तो लगता है कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे अमूल में लगता है कि नहीं? वीडियो पॉज करके देखिए, 4, 3, 2, 1। हाँ, तो यदि उसमें 50 से कम लोग हो तो नहीं लगता है। ये भी अपने ये इकोनॉमी के नोट्स में दिया ही था, क्योंकि एक बार पहले भी इन्होंने पूछा था, मतलब समझो मुझे रात को सपना नहीं आता, पहले कभी पूछा हो तो ऐड किया, वरना ईपीएफओ का तो इतना सारा ज्ञान है, सारा तो कहाँ जमा कर सकते हैं। फिर मित्रों जून जुलाई में करंट अफेयर्स चल रहा था, जो मंथली क्लासेस में भी मैंने सॉल्व किया था, कि ईपीएफओ में आपको रिटायरमेंट एज पे पेंशन मिले, लेकिन मान लीजिए आपको एडवांस में पैसा उठाना है, बीमार हो गए या कुछ, और वो भी आप सीधा ऑनलाइन कमांड दे के उठा सके, कोई पेंशन ऑफिसर के हाथ पैर नहीं जोड़ने पड़े, तो उसे हम क्या, ऑटोमेटिक सेटलमेंट। पहले 1 लाख रुपए तक का ऑटोमेटिक पैसा आप उठा सकते थे, उसको बढ़ा के किया 5 लाख। तो ये उन्होंने पूछा, वोटिंग लाइन मतलब वीडियो पॉज करके देखिए, 4, 3, 2, 1। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि 3 लाख किया, वो गलत है, 5 लाख किया, सो 1 इज रॉन्ग। दूसरा करेक्ट है कि ये कोरोना से चालू हुआ था, हालांकि ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ाई थी, तो मैं पूरा क्लेम नहीं कर रहा। तो आंसर इज बी, ओनली 2 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ईपीएफओ में एक योजना आप याद करें, 3 महीने तक करंट अफेयर्स में चल रही थी, कि मजदूर और मालिक पैसा तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन मान लो वो मजदूर एक फ्रेशर है जिसको फर्स्ट टाइम जॉब मिला, उसका फर्स्ट टाइम ईपीएफओ अकाउंट खुला है, तो सरकार ने कहा बेटा मौज कर, तुझे हम लोग 15,000 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में देंगे। तो ये थी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ईएलआई स्कीम, और उसके लिए 2 लाख करोड़ का बजट अनाउंस किया था। अब इस पे प्रश्न पूछा, 4, 3, 2, 1। तो पहला तो गलत है, 1 लाख करोड़ नहीं 2 लाख करोड़ दिए। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। हालांकि इतना बारीक मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन नोट्स में मैंने जिक्र ज़रूर किया था कि जो ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, वो ये वाली लिंक पे जाके आप सब रट लेना, और उसी लिंक से ये प्रश्न शब्दशः निकाल के पूछा गया था। क्योंकि अब समझो मैं सब कुछ ईपीएफओ का दूंगा तो ओरिजिनली मेरे इकोनॉमी के ये नोट्स या बुक का ऑब्जेक्टिव है आईएएस की एग्जाम, फिर वो बहुत बल्कि हो जाएगा। फिर वापस आते हैं। इसके बाद एक पीएम मुद्रा स्कीम है कि जिसमें माइक्रो एंटरप्राइज को बिजनेस के लिए छोटे छोटे लोन्स दिए जाएंगे। अब इसका बारीक जनरल नॉलेज पूछा जो मैंने नहीं पढ़ाया था, कि समझो पिछले 2015 से लेकर अब तक लगभग 3 गुना ज़्यादा लोन हर साल जा रहे हैं, और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लोन बांटे गए हैं, ऐसा सब पूछा। तो 4, 3, 2, 1। तो इसमें दोनों गलत हैं, कि टिकट साइज डबल नहीं ट्रिपल हो गई है, और महाराष्ट्र नहीं तमिलनाडु नंबर 1 है, सो नाइदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट। हालांकि मैंने इतना बारीक नहीं पढ़ा था, मैं कबूल करता हूँ। कुछ लोग कबूल नहीं करते, वो आपको ऐसा कहेंगे कि देखो 2015 में मुद्रा स्कीम लॉन्च हुई थी ना, तो 2025 में उसके 10 साल हुए, तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए तुमको रात को सपना जाना चाहिए था। और इतना बारीक जनरल नॉलेज पूछेंगे तो देखो यूपीएससी कितनी महान है, तो तमोरे की कुछ मान नहीं है। ये पूछा नहीं पूछा, इससे क्या ये कैरेक्टर आपका चेक हो रहा है कि आप एक अच्छे ईपीएफओ ऑफिसर बन सकते हैं कि नहीं? तो भाई आप कबूल करो ना कि बेकार प्रश्न है।
और आपने नहीं पढ़ाया था, मैं तो कबूल कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। मतलब जैसे समझिए कुछ ऐसे लोग होते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर नेहरू की कोई गलती नहीं दिखती, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर मोदी की कोई गलती नहीं दिखती, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोदी एपोलॉजिस्ट, नेहरू एपोलॉजिस्ट। तो ऐसे ये सब यूपीएससी एपोलॉजिस्ट है, इनको यूपीएससी की कोई गलती नहीं दिखती, लेकिन असल में वो खुद की गलती छुपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ाया था, इसलिए ऐसी बात करने बैठे, हमने क्या पढ़ाया था, क्या पूछा गया, तो फंस जाएंगे, इसलिए दूसरी दिशा में ले जाते हैं चर्चा। खैर, फर्स्ट पिलर इज डन, इसमें से मैक्सिमम सवाल आए थे, और वो भी पिलर 1D, उसमें से मैक्सिमम सवाल आए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं बजट टैक्सेशन, सेकंड पिलर, इसमें से 2 सवाल थे। पहला सवाल बहुत आसान था, वीडियो पॉज करके देखो, 4 3 2 1। हाँ, तो भाई जीएसटी काउंसिल में कौन मेंबर नहीं है? प्राइम मिनिस्टर मेंबर नहीं है। ये तो ऐसी चीज़ है रात को 2 बजे भी पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो आप एग्जाम, कोई एग्जाम ही देने के लिए आप तैयार नहीं है। लक्ष्मीकांत से लेके हर एक कोचिंग नोट्स में ये तो दिया है। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट या इंडेक्स बनाया, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, और उसमें ये पाया कि पंजाब की जो सरकारी उसका कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत खराब हालत है उसकी, ओडिशा एकदम बेस्ट सिचुएशन में है। तो ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में कितने इंडिकेटर है, क्या नापा जाता है? ऐसा आईएएस की मेंस में भी पूछा था, तो ये 5 इंडिकेटर उसके थे। बस यही बात इन्होंने ईपीएफओ में भी पूछा, 4 3 2 1। हाँ, तो पाँचों इंडिकेटर नापे जाते हैं, और ये चीज़ मैंने पढ़ाई थी प्रीलिम्स के लिए भी, उसकी फ्री विन 25 सीरीज़ के लिए भी, तो ये तो दिया था तो कोई मेहरबानी नहीं समझो। अगर आप ऑब्जर्व करो यूपीएससी के आईएएस, सीडीएस, सीएपीएफ, तो कुछ जो चीज़ें होती हैं, कुछ थीम्स जो होते हैं, उस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, सवाल निकलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो ये इस कारण से नहीं कि मेरी कोई दिव्य शक्ति आ गई, नहीं। आप पुराने पेपर ऑब्जर्व करें, 10 साल, 12 साल से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको अंदाज़ा आने लगता है कि भाई ये 4-5 चीज़ों पे तो नज़र होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पिलर इंटरनेशनल ट्रेड, इससे एक सवाल पूछा। देखिए, करेंसी स्वैप क्या होता है? कि एकदम पक्की दोस्ती कर ली जाए कि भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जापान की सेंट्रल बैंक से हाथ मिला ले कि डियर सेंट्रल बैंक ऑफ जापान, अगर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाए तो चिंता मत करना, रात के 2 बजे भी आप आओगे, मैं अपने फॉरेक्स रिजर्व से आपको डॉलर्स दूंगा, और ऐसा डील हो कि $1 बिलियन मेरी तरफ से आपके लिए मैं एक तरफ रखता हूँ, और उसी तरह बैंक ऑफ जापान भी कसम खाए कि भाई तुम भी कभी प्रॉब्लम में आ जाओ, आ जाना, मैं मदद करूंगा। तो दैट इज कॉल्ड करेंसी स्वैप अग्रीमेंट। अब इस पे सार्क देशों के साथ ऐसा अपना जो भी डील था उसको रिवाइव किया, या उसमें जो भी लिमिट चेंज किया। जनवरी में ये न्यूज़ आई थी, मेरी नज़र में नहीं आई थी, लेकिन खैर नवंबर में जो एग्ज़ाम हुई उसमें पूछा। तो क्वेश्चन ये है 4 3 2 1, ये करेंसी स्वैप अग्रीमेंट तो किसके साथ हमने उसको अब मॉडिफाई किया, अपडेट किया, तो सार्क है। मैंने करेंसी स्वैप की थियरी पढ़ाई है, हर साल पढ़ाई थी, लेकिन ये चीज़ मेरे रडार में नहीं आई थी। खैर, मैं नोट्स अपडेट करूंगा। थर्ड पिलर में से एक ही सवाल था। पिलर 4 में हम लोग जाएं तो 4A फॉर एग्रीकल्चर से कुछ नहीं पूछा। बी फॉर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में एमएसएमई के आसपास के 2-3 सवाल आए। पहले तो जो बेसिक जनरल नॉलेज सबको पता होना चाहिए कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज की व्याख्या क्या है। तो अगर कोई एंटरप्राइज जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से 2.5 करोड़ से कम है, और जिसका एनुअल टर्नओवर या सेल 10 करोड़ से कम है या उसके इक्वल है जो भी, तो उसे हम कहते हैं माइक्रो एंटरप्राइज। उसी तरह स्मॉल मीडियम है। तो वीडियो पॉज करके 4 3 2 1। तो एमएसएमई की ये जो डेफिनेशन है वो किस पर है? एनुअल टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट पर है। कितने मजदूर काम करते हैं उसके साथ इसका कोई लेन देन है नहीं। तो बस वो आप एलिमिनेट करो, जवाब हो गया डी, 1 and 3 ओनली। तो आसान सवाल है, मतलब हर एक व्यक्ति जो तैयारी कर रहा है, ऐसा भी नहीं कि तैयारी का डे 1 है तो डे 1 को पता, लेकिन आप क्या, मैं तैयारी कर रहा हूँ कोई भी एग्जाम की, ग्रुप सी से लेके ग्रुप डी से लेके कोई भी एग्जाम, ये तो आपको पता होना चाहिए। हर एक कोचिंग नोट्स और हर जगह दिया है, मेरे भी नोट्स में दिया है। सो दिस इज डन। फिर ये प्रश्न 4 3 2 1, मेरे कुछ साल पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट ऐसा कंसेप्ट दिया कि हम जो भी ये टेक्सटाइल कपड़ा कुछ बना रहे हैं उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, और उससे पर्यावरण को कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सब किसके साथ जुड़ा है? एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ, तो मतलब वर्ड एसोसिएशन नहीं हो रहा है। स्किल डेवलपमेंट में भी वर्ड एसोसिएशन नहीं हो रहा है। तो या तो हैवी इंडस्ट्री हो सकती है या एमएसएमई, तो ज़्यादा क्लोज क्या है? एमएसएमई। सो द आंसर इज डी। यार ये तो नोट्स में भी दिया है, तो दिस वाज अ क्वेश्चन। फिर ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ाई थी, उन्होंने पूछी 4 3 2 1। यार इसको तो फिर अब स्वाभाविक है, मुझे भी पीआईबी से चेक करना पड़ा, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऐसा एक और सवाल
ये इंटरनेशनल रिपोर्ट जो मेरे रडार में नहीं आया था, 4321, इसमें भी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और ये भी इन्होंने सीधा पीआईबी से उठाया है। देन पिलर 4 डीएनई, जिसमें जीडीपी इन्फ्लेशन की रूटीन थियरी के एक एक सवाल पूछे गए। सबसे पहले मैं आपको थियरी बताऊं कि जो पूरे देश में हम उत्पादन करते हैं उसमें प्राइमरी सेक्टर क्या है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, फॉरेस्ट्री। प्राइमरी सेक्टर में आएगा एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, फिशरीज। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह आएगा। यार तो ये प्राइमरी सेक्टर है, वो अपना उत्पादन अगर 100 हुआ तो उसमें 18% ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। फिर सेकेंडरी में आएगा ये सब मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई। थोड़ा ध्यान रखना, देखिए सेकेंडरी के नाम पे सिर्फ मैं मैन्युफैक्चरिंग कहूँ तो वो करीब 17-18% कुछ हो, और उसमें कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई सब जोड़ो तो करीब 27% सेकेंडरी सेक्टर से आता है, और लास्टली जो बचा 55% टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर से आता है। ये सब जो आता है मैं बोल रहा हूँ उसे हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीबीए। ये ग्रॉस वैल्यू एडेड, उसमें अंदर आप इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ो, सब्सिडी माइनस करो तो फिर आपको मिलता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। जीडीपी नापने के 3 तरीके हैं, एक फॉर्मूला है सीआईजी एक्सएम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। फिर ये दूसरा जीवीए मेथड है। तीसरा मेथड है वेजिस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, इनको ऐड करो तो भी जीडीपी मिलता है। खैर वो थियरी नहीं पूछी, उन्होंने पूछा कि कौन से सेक्टर से कितना आता है। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देखिए, 4321। हाँ तो सर्विस सेक्टर में क्या मैक्सिमम ही आएगा, तो 55 जवाब है। आगे इन्फ्लेशन में एक चीज़ जो टीडीएस से लेके, सीएपीएफ से लेके, जीपीएससी हर जगह पूछ ली उन्होंने। हम जब कहते हैं महंगाई है मान लो 6%, तो दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हेडलाइन, जो अखबार की सुर्खियां बन गया। उसमें से फूड इन्फ्लेशन और फ्यूल इन्फ्लेशन माइनस करो, मान लो ये 1% है, पेट्रोल डीजल का महंगाई 1% है, तो कितना बचा 4, उसे हम कहते हैं सीपीआई, कोर इन्फ्लेशन। तो ये तो बहुत जगह पूछा है, सबने पढ़ाया है। 4321 आधे पूछ रहा है कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है, तो फूड प्राइस भी नहीं होता, एनर्जी भी नहीं होता, सो नाइदर वन नॉट टू इज करेक्ट, आंसर इज डी। वेरी इजी। ये भी ऐसा है जिनका ये गलत हुआ है तो उनको खुद सोचना चाहिए कि आप सीरियसली तैयारी करके भी गए थे कि नहीं। आगे पिलर 5 एज एक्सपेक्टेड, एज प्रिडिक्टेड, इसमें से कुछ नहीं पूछा। पिलर 6 मतलब पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें से कुछ नहीं आया। कुछ बार सीडीएस सीएपीएफ में ये होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सीधा नहीं पूछे तो अलग अलग पोर्ट्स, रेलवे, रेलवे का कहाँ पर हेडक्वार्टर है, जोनल हेडक्वार्टर, ये सब पूछते हैं। इधर ऐसा कुछ नहीं था। लास्ट इज पिलर 6 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसमें योजनाओं के बारे में पूछा। वीडियो पॉज करके देखिए, 4321। निष्ठा मतलब वो टीचर्स ट्रेनिंग है, तो वो प्राइमरी सेकेंडरी सब शिक्षकों की ट्रेनिंग करेगा, वो करेक्ट है। पीएम पोषण मतलब समझो पहले मध्याह्न भोजन था, मिड डे मील, उसको थोड़ा एक्सपांड किया कि आंगनवाड़ी से लेके प्राइमरी स्कूल सब पढ़ेंगे। इसमें क्या बोला, नहीं सिर्फ स्कूल वालों को, आंगनवाड़ी को नहीं देंगे, तो गलत है। तो उस हिसाब से उसका जवाब हो जाएगा 1 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग। ये सब छोटी छोटी योजनाएं अपने ये नोट्स मटेरियल हैंडआउट में दी है, और इसी कारण पिलर 6 वो बहुत लंबे जाड़े उसके हैंडआउट हो गए हैं। पर क्या करें, मजबूरी है। आईएएस में तो खैर कभी कभी पूछते हैं, लेकिन आईएएस के अलावा जितनी परीक्षा है छोटी छोटी ऐसी एजुकेशन की, ये वो सब योजना पूछते रहते हैं। आगे उसके बाद ये सवाल देखिए, 4321। ये सवाल थोड़ा जटिल है मित्रों, क्योंकि स्माइल स्कीम पहले चर्चा में क्यों थी कि आज़ादी को 75 ईयर्स हुए तो 75 सिटी को हम भिखारी मुक्त कर देंगे। तो प्रथम दृष्टया मुझे लगा इसका जवाब होना चाहिए केवल भिखारी, लेकिन फिर ठीक से क्रॉस वेरिफिकेशन किया तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो असल में मुझसे गलती क्या हुई कि 2022 में ये सब चर्चा में था, वो स्माइल स्कीम किसके लिए था कि भिखारी मुक्त भारत। लेकिन उसके बाद एक ट्रांसजेंडर की भी विकास की योजना थी, इन्होंने कहा अब से एक छतरी स्कीम है, यही स्माइल स्कीम अब एक छतरी स्कीम है, उसके अंदर दोनों चीज़ आ गई, भिखारी भी, ट्रांसजेंडर भी। तो जो पॉइंट नंबर 2 है कि ट्रांसजेंडर भी इसमें आ गए, वो अखबारों में ज़्यादा चर्चा में बाद में आया, नहीं तो मेरे रडार में भी नहीं आया, इसलिए मेरे नोट्स में दिया है, लेकिन उसमें ट्रांसजेंडर नहीं लिखा है। तो अपनी इस कमी की मैं जिम्मेदारी भी लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं सीना चौड़ा करके बोलूँ ये पढ़ा था वो पढ़ा था, जो नहीं पढ़ा उसकी भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पहले मुझ में इनसिक्योरिटी थी, फिर धीरे धीरे उम्र के साथ मैच्योरिटी आती है। तब मेरा ये सोचना है कि अगर आप मान रहे हैं तो फिर पूरा मानो ना, सही है वो भी और जो खामी रहेगी वो भी। खैर तो ये मुझसे एक रह गया था। हालांकि ये बुक की जब नई एडिशन आएगी, और उसके अलावा भी फेब्रुआरी में जो इकोनॉमी के फ्री अपडेट्स की विन 26 सीरीज आएगी, तो ये चीज़ को मैं वहाँ पर अपडेट करूँगा। तो इट हैपन्स, यस। आखिरी पिलर है माइक्रो इकोनॉमिक्स। नॉर्मली ये सीडीएस, सीएपीएफ, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, ईपीएफओ वगैरह में एक आध सवाल तो आ ही जाता है, लेकिन इस बार 2025 में इन्होंने ईपीएफओ में नहीं पूछा। भविष्य में कभी पूछें
तो भी जो अगर आप मेरा इकोनॉमी का कोर्स ज्वाइन करते हैं उसमें मैंने 2023 में इसको रिकॉर्डेड पढ़ा था, उसकी आपको एक्सेस मिलेगी। हर साल मैं इसको लाइव नहीं पढ़ा था क्योंकि आईएएस में तो पिछले 13-14 साल में 2 ही बार उन्होंने पूछा था। एनीवेज, तो नथिंग फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स इन ईपीएफओ 2025। तो हमने ईपीएफओ के जनरल ऑब्जर्वेशन देखे, पेपर के, इकोनॉमी के सवाल सॉल्व किए। अब की अगली एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अगली एग्जाम की स्ट्रेटेजी सेम ही है जो सीडीएस एपीएफ हर जगह पर है। बुनियादी स्ट्रेटेजी तो समझो हर जगह एक ही है कि एनसीईआरटी की जगह आप क्लास 11-12 के महाराष्ट्र के टेक्स्ट बुक्स देखिए। बहुत अच्छे ग्राफिक्स, कलरफुल डायग्राम सब बना के उन्होंने, तो कोई कोचिंग नहीं भी ज्वाइन करो तो भी आपको इकोनॉमी की बुनियाद समझ आ जाएगी। ये एक बात हुई। उसके बाद जो सरकारी योजनाएं पूछते हैं, तो हर साल भारत सरकार की इंडिया ईयरबुक आती है, तो अगले साल 2026 की आएगी, उसको खरीदना नहीं है। अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग अन अकेडमी उसकी फ्री समरी पीडीएफ निकालते हैं, उसको देख लेना है। हालांकि उसमें से भी सारे सवाल तो सॉल्व नहीं होते क्योंकि समझो एक स्टेटमेंट उधर से उठाए, 2 स्टेटमेंट पीआईबी से उठाए कि महाराष्ट्र या तमिलनाडु में कहाँ पर लोन सबसे ज़्यादा गए, तो पॉसिबल है नहीं एक हद से ज़्यादा। तीसरा, करंट अफेयर्स, बजट, इकोनॉमिक्स, अरे बाकी जो भी है, तो हर साल मैं एक फ्री सीरीज निकालता हूँ, विन 22-23 बोल के। अगले साल फरवरी में क्या आएगा, विन 26। उसके फ्री लेक्चर, फ्री हैंडआउट, पावर पॉइंट सब आपको मिल जाएगा। mrunal.org/win25 पे आप जाना। अब ईपीएफओ स्पेसिफिक हम बात करें तो 2 नई चीज़ और करनी पड़े कि ये लोग जो कॉमर्स अकाउंटेंसी टाइप का पूछते हैं, तो एनसीईआरटी की बिजनेस स्टडी और कॉमर्स की जो 11-12 की किताब में जितना समझ आए, और बाकी टॉपिक वाइज पीवाईक्यू आप डाउनलोड करें, उसके हिसाब से थोड़ा और रट लें तो भी अलग अलग गैप एरिया आपको पता चल जाते हैं, उसमें आपको अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले। एंड देन लेबर लॉज के पीवाईक्यू, उस हिसाब से थोड़ी बहुत तैयारी करें। हालांकि उसका मुझे हमेशा ही इन्वेस्टमेंट एक हद से ज़्यादा ठीक लगता नहीं, वो इतना बारीक जटिल पूछता है। और दूसरा क्या, उसका स्केलेबिलिटी या इंटरऑपरेबिलिटी नहीं है कि आपने कुछ और जनरल नॉलेज तैयार किया 11-12 की, मान लो केमिस्ट्री की किताब जो आईएएस में कम पूछते हैं लेकिन बाकी सभी परीक्षाओं में पूछते हैं, तो वो तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं, इधर लेबल और रट लिया तो भी बाकी परीक्षाओं में इतना आता नहीं। खैर, सो दैट इज द अकीलीज हील, या दुर्योधन की वो जांग है, वो ही दुखती नस है, बाकी भगवान मालिक है। ये बात हुई इकोनॉमी के सवाल की। बाकी जो भी सवाल पॉलिटी के पूछे गए, हिस्ट्री के पूछे गए, तो अन अकेडमी के दूसरे एजुकेटर्स उसका सब बनाएंगे। मैं प्लेलिस्ट की लिंक जैसे जैसे वो वीडियो आते हैं नीचे डालता रहूँगा। और उसी प्रकार बाकी भी जो सीडीएस, सीएपीएफ, जीपीएससी, उत्तर प्रदेश, सबके मैं बनाते रहता हूँ ऐसे वीडियोस इकोनॉमी आंसर की के। प्लेलिस्ट भी नीचे होगी, उसको ज़रूर देखें डिपेंडिंग कौन सी एग्ज़ाम आप तैयार कर रहे हैं। फ्लैश सेल चल रहा है अन अकेडमी का, तो mrunal.org डिस्काउंट कोड यूज़ करके आप 25% ऑफ में सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सारी लिंक्स उसकी डिस्क्रिप्शन में है। डिस्काउंट कोड याद रहे, mrunal.org। लेट्स क्रैक इट। An Academy. Let's crack it.